हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? जिसमें परागकण का फॉर्मेशन होता है। परागकण का फॉर्मेशन होता है। परागकण का फॉर्मेशन, या ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। इसको लघु बीजाणु कहते हैं, या परागकण, या हम इसको लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। क्लियर है? लघु बीजाणु का बनना या परागकणों का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। अब दोनों में थोड़ा सा एक अंतर भी है। क्या अंतर है? कि लघु बीजाणु जो होता है वो कहना चाहिए, परागकण जो है वो एक परिपक्व अवस्था है, और लघु बीजाणु उसकी अपरिपक्व अवस्था है। उसको हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। ये हम देखेंगे अभी आगे वीडियोज में, देखेंगे कि हाँ, कि लघु बीजाणु क्या है और परागकण क्या है। आइए समझते हैं कि ये लघु बीजाणु जनन होता कहाँ पर से। तो ये जो लघु बीजाणु जनन है, ये एक्चुअली में होता है कहाँ? फ्लावर्स में होता है। फ्लावर में कहाँ पे होती है वो हम देखने वाले थे। तो देखिए, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? फ्लावर का, जिसमें मैंने मेन पार्ट्स बनाए हैं। तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है ये क्या है? स्त्रीकेसर कहलाता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। और ये दूसरा जो है ये पुंकेसर कहलाता है। इसमें मैंने दो पुंकेसर बनाए हुए हैं। तो ये पुंकेसर में क्या है? पुंकेसर एक होता है एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं। एक फिर उसको तंतु होता है, और जो कि फिर थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लघु बीजाणु जनन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में हो कहाँ रही है? इस वाली जगह पे हो रही है। इस वाली जगह को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो एंथर में लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा इसको, ये लघु बीजाणु जनन को अलग करके हम इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं। जब इसको हम अलग करके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो हमें एक संरचना देखने को मिलती है। वो संरचना कैसी होती है? वो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखती है। क्लियर है? अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो कैसी संरचना दिखेगी हमें? कुछ ये इस तरीके से संरचना दिखेगी, जिसमें हमें 4 लोब दिखते हैं। कितने लोब दिखते हैं? 4 लोब। ठीक है? ये जो एंथर का संरचना है ये 3 परतों से घिरा हुआ होता है। ठीक है? ये बाहर की जो परतें हैं ये 3 परतों से ये घिरा हुआ होता है। हमने 3 परत बनाई है। उसमें से ये पहली परत है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। इनके नाम क्या क्या हैं? वो नाम क्या है? जो सबसे बाहरी परत है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम कहते हैं। और जो अंदर की है क्या कहते हैं हम? मिडिल लेयर। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है? ये 3 लेयर्स हमने देख ली। एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी होती है, फिर उसके बाद आता है इंडोथीसियम, फिर आता है मिडिल लेयर। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो संरचना आपको बीच में दिख रही है, 4 संरचनाएं आपको दिख रही हैं। तो ये बीच में जो संरचना है ये एक प्रकार की कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। इस कोशिका को हम कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। क्लियर है? सेम संरचना यहाँ पे भी है। ये कोशिकाएं भी क्या है? टेपेटम है, ये टेपेटम है, ये टेपेटम है। क्लियर है? तो ये मेन हम 4 प्रकार की कोशिकाओं की परतें देखते हैं इस संरचना में, जो कि किसकी संरचना है? ये एंथर की संरचना है, या परागकोश की संरचना है। क्लियर है? सबसे बाहर वाली को एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और उसके बाद टेपेटम। यहाँ पे जो टेपेटम है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल हम देखते हैं कि इसका मेन रोल क्या है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये इसकी पूरी मतलब लघु बीजाणु जनन में टेपेटम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम उसको देखेंगे कि क्या रोल प्ले करता है। क्लियर है? अब आते हैं अगली संरचना पे। आपको ये जो संरचना दिख रही है ना, ये जो संरचना है, ये संरचना को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में? लघु बीजाणु धानी। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। ये भी मतलब इसमें हमको कितने लघु बीजाणु धानियाँ मिल रही हैं? हमको 4 लघु बीजाणु धानी मिल रही है। क्लियर है? अब ये जो लघु बीजाणु धानी है ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से ये भरी हुई होती है। क्लियर है? ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से फिल्टर रहती है। पूरा ये भरा हुआ रहता है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसको कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम? MMC, या माइक्रोस्पोर मदर
सेल, शॉर्टकट में हम इसको MMC कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं हम? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये कोशिकाएं क्या करने वाली हैं, ठीक है ना। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करने वाली हैं? इन्हीं कोशिकाओं से क्या बनने वाले हैं? परागकण बनने वाले हैं, ठीक है। तो जो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम हमें दिख रहे हैं, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम इसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं से भरे हुए होते हैं, है ना। पूरा ये MMC कोशिकाओं से ये भरा हुआ रहेगा। चारों के चारों किससे भरे रहेंगे? ये MMC कोशिकाओं से। MMC क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी रहेगा फील्ड, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम किससे भरे हुए रहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो कि क्या बनाएंगे? परागकण का निर्माण करेंगे। क्लियर है? किसका निर्माण करेंगे? ये परागकण का निर्माण करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो MMC कोशिकाएं हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज़ भी कहते हैं, या स्पोरोजीनस टिश्यूज़ या स्पोरोजीनस सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर क्या बनाने वाली हैं? स्पोर्स बनाने वाली हैं। क्लियर है? तो ये MMC कोशिकाएं हो गई, और इनको हम और क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये जो MMC कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी MMC कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, 2n फॉर्म में होती हैं। सारी की सारी ये 2n फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 कोशिकाएं हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी कोशिकाएं हैं? 100 सेल्स हैं। अगर 100 कोशिकाएं हैं, वो 100 की 100 कैसी होंगी? 2n होंगी, ठीक है। ये इसमें भी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी 2n होंगी, इसमें भी 2n होंगी, इसमें भी 2n होंगी। 2n यानी क्या? ये डिप्लॉयड, जिसको हम कहते हैं ये डिप्लॉयड कोशिकाएं होंगी, या डिप्लॉयड को हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि ये स्पोर्स या ये माइक्रोस्पोर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये मैं यहाँ पे एक MMC कोशिका बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक MMC कोशिका बनाई है। ये क्या है? एक MMC कोशिका है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने से क्या होगा? ये सेल का डिवीज़न होगा, इस सेल का डिवीज़न होगा, और ये सेल्स कैसी बन जाएंगी? ये N हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 सेल हैं, ये N हो जाएगी और ये भी N हो जाएगी। देखिए इन सेल्स को मैंने अलग नहीं किया है, क्योंकि ये सेल्स इसी फॉर्म में बनती हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डायाड। क्या कहते हैं? ये डायाड बनाती है, माइक्रोस्पोर डायाड, जिसको हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु डायाड या माइक्रोस्पोर डायाड, है ना। यहाँ पे हुआ मियोसिस फर्स्ट, फिर इसके बाद होता है क्या? मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो यही डायाड क्या बन जाता है? टेट्राड बन जाता है ना। तो ये भी N कोशिका है, ये भी N है, ये भी N है और ये भी N है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है? तो ये संरचना बनती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेगा? डायड बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर डायड। फिर उसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। हम अभी एग्जांपल देख रहे थे कि सपोज इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी सेल्स है? 100। तो इसमें कितने टेट्राड बनेंगे? इसमें 100 टेट्राड बनेंगे। क्लियर है? 100 सेल्स से कितने टेट्राड बनेंगे? 100 टेट्राड बनेंगे। अब ये जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे तो इसके बाद फर्दर इनमें प्रोसेस होगी, और क्या होगा? ये चारों के चारों टेट्राड जो बने थे, ये कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, यानी इनका मैचुरेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? ये 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, है ना। इनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं क्योंकि ये मैच्योर नहीं है, ये इमैच्योर है। ये क्या है? इमैच्योर माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें कि 100 टेट्राड बने तो कितने कोशिकाएं बन जाएंगी? कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? तो इसके 400 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 कोशिकाओं की जगह थी, इन 100 कोशिकाओं में विभाजन के कारण कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? 400 कोशिकाएं बन गई हैं। यानी यहाँ पास जगह थोड़ा ना थोड़ा इसमें कम होने लगेगी, यानी कम जगह पर ज़्यादा कोशिकाएं आएंगी। तो क्या होगा? जिसकी वजह से कुछ समय के बाद जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा, इसमें 100 की जगह 400 कोशिका आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाने से क्या होगा? सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? अभी उसको हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि
100 सेल्स थी जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उससे 100 टेट्राड बनेंगे और 400 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद एक और प्रोसेस होती है, देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड का मैचुरेशन चालू हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ एक और माइटोसिस का प्रोसेस होगा। क्या होगा, यहाँ एक और माइटोसिस होगा। एक और माइटोसिस होने से क्या होगा, इनमें वापस से कोशिका का विभाजन होगा। लेकिन वो कोशिका विभाजन कैसा होता है, जैसे मैंने यहाँ 4 कोशिकाएं बनाई हैं जो कि 4 माइक्रोस्पोर है ना। तो इन कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन जो इनसे एक छोटी कोशिका उसके अंदर ही बनती है। इस तरीके से कोशिका उसके अंदर ही बनती है। माइटोसिस हुआ तो ये कोशिका जो है किस स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में आ जाती है। किस स्टेज में आती है, 2 सेल स्टेज में है। 4 ही सेल, माइक्रोस्पोर 4 ही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर एक कोशिका, एक बड़ी कोशिका होगी और एक छोटी कोशिका, ये बड़ी कोशिका हो गई और छोटी कोशिका उसके अंदर साइटोप्लाज्म में तैरते रहती है। क्लियर है। तो इसमें हम बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी है उसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं इसको, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव को हम कायिक कोशिका कहेंगे, कायिक कोशिका, और वहीं जेनरेटिव कोशिका को हम जनन कोशिका कहेंगे। जिसको जनन कोशिका क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यही जनन कोशिका आगे चलकर क्या बनाएगी, गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, युग्मक बनाएगी। ये बाद में जाके किसका निर्माण करेगी, युग्मक का निर्माण करेगी। फिर यही युग्मक फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। क्लियर है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, जनन कोशिका। अब देखिए ये प्रोसेस एक्चुअली में हो कहाँ रही है, ये अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं उसको क्लियर करके बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस एक्चुअली में चल कहाँ रही है। चलिए हम वो प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में यहाँ पे चल कहाँ रही है। तो देखो, जैसे ये क्या है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें क्या स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए हैं। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये वाली संरचना है, मैंने ये वाली संरचना इधर बना दी है। इसके अंदर कोशिकाएँ हैं। कौन सी कोशिकाएँ हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, MMC है। क्योंकि यहाँ पे पूरा फील्ड रहता है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक कोशिका बनाई है। क्लियर है। ये एक कोशिका मैंने इसके अंदर बना दी। अब इसी के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, इसी का विभाजन हुआ। इसी का विभाजन होने के बाद क्या हुआ, इसी कोशिका ने डायट का रूप ले लिया। ये ऐसे डायट बनेगा। इसके बाद यही अगले चरण में क्या होगा कि इसी में यही कोशिका क्या बन जाएगी, टेट्राड बन जाएगी। ये डायट वाला पोर्शन, इसी में फिर क्या बन जाएगी, ये टेट्राड जैसा रूप ले लेगी, है ना, ये टेट्राड। और इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर यानी ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यही टेट्राड आगे चलकर इसकी 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। क्लियर है। अब ये 4 माइक्रोस्कोप में वापस से क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस, यहाँ भी हो रहा है मियोसिस, यहाँ मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, यहाँ मियोसिस सेकेंड हो रहा है। अब यहाँ पास क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। क्या होगा यहाँ, माइटोसिस। क्लियर है। तो माइटोसिस होने से क्या होगा, ये 4 कोशिकाएं बनी हैं, ये 4 कोशिकाओं में एक माइटोसिस का विभाजन होगा और इनके अंदर एक और कोशिका बन जाएगी, रहेंगी 4 ही कोशिकाएं। अब देखिए हमने एग्जांपल ये था कि यहाँ 100 कोशिकाएं हैं, उन 100 कोशिकाओं से 100 टेट्राड बनेंगे और 100 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसके अंदर 400 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। क्लियर है। कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 400। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक कोशिका का एग्जांपल लिया, जैसे ये एक कोशिका है, हमने एक कोशिका का एग्जांपल लिया। ऐसे ही यहाँ अगर 100 कोशिकाएं हैं तो 100 की 100 कोशिकाओं में ये प्रोसेस चल रही होती है। क्लियर है। 100 की 100 कोशिकाओं में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है। इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम में, इस वाले भी माइक्रोस्पोरेंजियम में, और इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है। और सारी की सारी कोशिकाओं में, यानी 100 अगर कोशिकाएं हैं तो 100, इसमें भी 400 बन जाएंगे कोशिकाएं, 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। इसमें भी 400 माइक्रोस्कोप, इसमें भी 400, इसमें भी 400। इस तरीके से 100 की जगह
400 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये किस स्टेज में है? ये 2 सेल स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? 2 सेल स्टेज में। देखिए इसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। क्लियर है। चलिए आगे। ये जो हमारी 2 सेल स्टेज वाली कोशिका है इसका फर्दर मैच्योरेशन होता है। अब ये किस फॉर्म में है? ये माइक्रोस्पोर के फॉर्म में है और हमको क्या बनाना है? इसका पॉलन ग्रेन बनाना है। तो हमने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोर का परिपक्व रूप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन या परागकण। तो इनमें ये जो कोशिकाएं हैं, मैं एक ही कोशिका इनमें से बना रहा हूँ, इसमें से जो ये कोशिका है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर है ये जो कोशिका। इसमें कुछ इसके बाहर कुछ कोशिकाओं का आवरण बनने लगता है ना? कुछ कोशिकाओं का आवरण बनने लगता है। इस तरीके से एक आवरण बन जाता है और इसके बाहर वाले एरिया में भी एक आवरण का निर्माण हो जाता है। बाहर वाले एरिया में भी एक आवरण का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। ठीक है। यानी कुल मिलाकर 3 परतें बन जाती हैं इस माइक्रोस्पोर में, है ना? कितनी परतें बन जाती हैं? 3 परतें बन जाती हैं। इस बाहरी परत को बोलते हैं हम एक्साइन। ये हरे वाले कलर में जो है उसको बोलते हैं इंटाइन और जो रेड कलर में है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाकी ये कोशिका तो पता ही है आपको, ये है जेनरेटिव सेल और ये है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। इस तरीके से ये जो संरचना बन जाती है ये कहलाती है पॉलन ग्रेन, है ना? तो माइक्रोस्पोर का एक मैच्योर फॉर्म जो है, परिपक्व रूप जो है, ये कहलाता है, अब इसको हम कहेंगे पॉलन ग्रेन या परागकण। क्लियर है। एक्साइन को हम बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल, और इसको अंतःचोल, अंतःचोल। क्लियर है। और ये तो है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है। ये कहलाती है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए हम अभी तक क्या देख रहे थे? ये माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर किस में बदल गया? पॉलन ग्रेन में। अब जब ये पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो इसके अंदर कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे? 400 पॉलन ग्रेन। जब ये 400 पॉलन ग्रेन बन जाएगा उसके बाद ये जो संरचना थी इसको हम क्या कह रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसका भी नाम बदल जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलन सैक या पराग कोश, क्योंकि इसमें क्या भर गया है? अब पराग कण भर गया है, इसलिए इसका नाम भी चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? परागकोश। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि परागकोश क्या है, यानी उसमें परागकण भरे हुए हैं, और परागकण क्या है? माइक्रोस्पोर का एक मैच्योर फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? परागकण। चलिए इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स जो बने थे वो मैच्योर होकर किस रूप में आ गए हैं? वो परागकण के रूप में आ गए हैं। अब इसमें जितनी जगह थी उससे ज़्यादा परागकण बन गए हैं, इसमें जितनी जगह थी उससे ज़्यादा परागकण बन गए हैं, इसमें चारों में सेम कंडीशन आ गई, जितनी जगह है उससे ज़्यादा परागकण उसमें भर गए हैं। अब जितनी जगह है उससे ज़्यादा अगर उसमें परागकण भर जाएंगे, यानी कोई भी जगह हो उसमें अगर जितनी जगह है उससे ज़्यादा अगर चीज़ों को भरा जाए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? फट जाएगी। यही होता है परागकोश के साथ। जब इसमें परागकण बन जाते हैं तो ये आसपास की जो लेयर है इसकी, हमने 3 लेयर देखी थी, ये लेयर क्या हो जाती है? फट जाती है। ये 3 लेयर समझ जो देखी थी, तो इसमें जो एंडोथीसियम वाली लेयर थी, यहाँ पे जो दूसरी लेयर थी, यहाँ पे एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम लेयर क्या हो जाती है? फट जाती है। फट जाने के कारण क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर्स या ये परागकण क्या होंगे? एंथर के बाहर आ जाएंगे, परागकोश के बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही हवा चलेगी ये परागकण क्या हो जाएंगे? यहाँ से उड़कर चले जाएंगे बाहर, और कौन सी प्रोसेस होगी? परागण की प्रोसेस होगी। क्लियर है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि हमने ये एक संरचना देखी थी, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो यहाँ पे ये भी एक कोशिका की एक परत है। इस कोशिका का क्या नाम है? टैपेटम। क्या कहा था हमने इसको? टैपेटम कहा था।
टेपेटम का एक मुख्य कार्य ये होता है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन रहा होता है, उस समय पे इन कोशिकाओं को क्या चाहिए होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, तब जाकर उनमें ये विभाजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। क्लियर है? तो इन्हें पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, आहार चाहिए, भोजन चाहिए। तो वो भोजन कौन उपलब्ध कराता है? यहाँ पे उपस्थित कोशिकाएं होती हैं। एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? टैपेटम। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? टैपेटम। क्लियर है? और ये जो टैपेटम कोशिकाएं होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इनमें हो सकते हैं, क्योंकि इसको पोषण प्रदान करना होता है किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिनसे परागकण बन रहा होता है उनको ये पोषण प्रदान करती है, तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो कुल मिलाकर टैपेटम एक अहम भूमिका निभाता है किसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। क्लियर है? आई होप आपको ये लघु बीजाणु जनन आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये जो सेल्स है ये सारी एन हैं, ये कैसे हो जाती हैं? ये हैप्लॉइड हैं। ये सारी सेल्स क्या हैं? हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी, और परागकण भी कैसा होता है? ये भी हैप्लॉइड ही होता है। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये भी हैप्लॉइड है, और जनरेटिव सेल है ये भी हैप्लॉइड है। क्लियर है? तो हमने क्या बना लिया? पॉलन ग्रेन बना लिया। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये किस अवस्था में है? ये 2 सेल स्टेज में है। क्लियर है? ये जो पॉलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज में है। तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं, तो 60% प्लांट्स जो होते हैं वो इस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? 2 सेल स्टेज में। क्लियर है? और बाकी के बचे 40% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 40% प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? 3 सेल स्टेज अवस्था में पाए जाते हैं। 3 सेल स्टेज में पाए जाते हैं। वो 3 सेल स्टेज कैसे बनती है? आइए उसको भी देख लेते हैं। वो 3 सेल स्टेज ऐसे बनती है कि इसी का आगे एक और बार माइटोसिस होगा। इसी परागकोश के परागकण के अंदर एक और माइटोसिस होगा। कौन सी कोशिका का माइटोसिस होगा? जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल का एक और माइटोसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो जब जनरेटिव सेल का एक और माइटोसिस हो जाएगा तब यहाँ पे ये क्या बना लेंगे? ये युग्मक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? युग्मक। ठीक है ना? ये क्या कहलाएंगे? अब युग्मक कहलाएंगे। क्लियर है? या इनको हम कह सकते हैं ये नर युग्मक हैं। क्लियर है? तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? 2 सेल स्टेज में होते हैं, कुछ होते हैं जो 3 सेल स्टेज में होते हैं। क्लियर है? एक और ख़ास बात, क्या है ख़ास बात? कि ये जो प्लांट्स जो 60% है जो 2 सेल स्टेज में है, वो भी 3 सेल स्टेज में उनको भी आना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि ये 2 सेल स्टेज में ही बने रहेंगे, ये भी 3 सेल स्टेज में आएंगे, और ये जो 3 सेल स्टेज में, ये तो 3 सेल स्टेज में ही रहेंगे। क्लियर है? अब ये 2 सेल स्टेज वाले कब 3 सेल स्टेज में आएंगे, और 3 सेल स्टेज वाले तो 3 सेल स्टेज में ही रहेंगे, ये हम अगले लेक्चर में, जिसको हम कहेंगे जब परागण होगा या पॉलिनेशन होगा, जब परागकण जाएगा कहाँ? वर्तिकाग्र पे, तो वहाँ पास जब जर्मिनेशन होगा, किसका जर्मिनेशन होगा? पराग नलिका का, पॉलन ट्यूब का जब जर्मिनेशन होगा, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये 60% प्लांट्स हैं जो 2 सेल स्टेज में, वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। वो हम उस वाले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाऊँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।